तो हेलो इनोवेटर्स। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ को एड्रेस करने वाला हूँ। मिस्टेक्स। मिस्टेक्स हम सब करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अपनी मिस्टेक से ना सीखना सबसे बड़ी मिस्टेक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए अपनी वो सारी मिस्टेक्स लेके आया हूँ और उनके सारे सॉल्यूशंस लेके आया हूँ जो मैंने अपनी कोडिंग जर्नी में करी थी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी आज की वीडियो में। तो यहाँ पर हम मेरी वेबसाइट पे हैं, डॉक्टर इनोवेटर। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप पोस्ट पे चेक कर सकते हैं, ट्यूटोरियल्स चेक कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। पोस्ट में ये सारी पोस्ट जो मैं डेली करते रहता हूँ वो मिलते रहेंगी। ट्यूटोरियल्स में ये सारे ट्यूटोरियल्स हैं जो अभी मैं बना रहा हूँ, जो मैं आगे बनाने का प्लान कर रहा हूँ। और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप इस ब्लॉग को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे जितने मैं ब्लॉग्स अपलोड करते रहूँ, जितनी पोस्ट अपलोड करते रहूँ, आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो चलते हैं अपने इस ट्यूटोरियल में, मिस्टेक्स एवरी प्रोग्रामर मेक्स एंड हाउ टू अवॉइड देम। तो इसे खोल लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हैं, मिस्टेक्स एवरी प्रोग्रामर मेक्स एंड हाउ टू अवॉइड देम। और उसके बाद मैंने गिट बेसिक्स बनाए हैं, क्योंकि गिट ना सीखना भी एक मिस्टेक है, जो कि मैंने थोड़ा लेट सीखा था। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप टाइम से सीख लें। तो अभी हम इस फाइल को खोल लेते हैं मिस्टेक में। यहाँ पर देखते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है कॉमन प्रोग्रामिंग मिस्टेक्स एंड देयर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हमारे पास तीन टाइप की मिस्टेक्स हैं। रूकी मिस्टेक्स हैं, हमारे पास इंटरमीडिएट मिस्टेक्स हैं और हमारे पास जनरल मिस्टेक्स हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से अगर आपको प्रोग्रामिंग में कोई दिक्कत नहीं होती है तो आप रूकी मिस्टेक और इंटरमीडिएट मिस्टेक को स्किप कर सकते हैं। आपको इस वीडियो के नीचे टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, आप सीधे जाकर यहाँ पर जनरल मिस्टेक्स में जा सकते हैं। यही वो सेक्शन है जहाँ पर जो मैं मेन आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले हमें मिस्टेक्स के बारे में पता होना चाहिए कि आखिरकार प्रोग्रामिंग में क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं। ये उन लोगों के लिए है जो प्रोग्रामिंग में न्यू है। तो देखते हैं, सबसे पहली मिस्टेक हमारे पास होती है सिंटैक्स एरर। ये सबसे आसान मिस्टेक है, जो कि आप मान लीजिए सिंटैक्स ही गलत लिख दिया। तो लिखा है यहाँ पे, आप इस थ्योरी को पढ़ सकते हैं कि उस लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आप काम कर रहे हैं, उसके सिंटैक्स ही गलत लिख दिए। मान लिया आपने सेमीकोलन गलत लिख दिया, पैरेंथेसिस इधर उधर कर दिए, या कोई वेरिएबल डिक्लेरेशन में कहीं कुछ गलती कर दी। तो इसके सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन, आप कोड एक तो अच्छे से रिव्यू करिए दोबारा अगर आपने गलती कर दी है। और जब भी आप इन चीज़ों को करते रहेंगे, आपको मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस मिलता रहेगा, तो दोबारा वो गलतियाँ नहीं होंगी। और दूसरी चीज़ क्या है, कोड एडिटर आप यूज़ कर सकते हैं, कोई आईडीई यूज़ कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। कोड एडिटर मैं जो सबसे ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ वो है वीएस कोड, लेकिन आप सबलाइम टेक्स्ट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छे हैं। अगर आपको कोर प्रोग्रामिंग में जाना है तो आप जुपिटर नोटबुक्स पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए और जेट ब्रेन्स के आईडीईज भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे फोकस होके वो सब बनाते हैं। थोड़े से भारी होते हैं सिस्टम पे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट देते हैं अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स अगर आपको बनाने हैं तो। दूसरे एरर्स हमारे पास जो रहते हैं वो है लॉजिकल एरर्स। तो लॉजिकल एरर्स क्या होते हैं कि आपने कोई लॉजिक गलत लिख दिया, जैसे कि डिवीजन बाय ज़ीरो लिख दिया, आपने इनकरेक्ट कैलकुलेशन कर ली कोई, तो या कंडीशनल स्टेटमेंट गलत लगा दिया, लेस देन लगाना था ग्रेटर देन लगा दिया, तो वो लॉजिकल एरर में आएगा। इसका सॉल्यूशन क्या है? आप बार बार प्रिंट स्टेटमेंट चलाइए। मान लीजिए आपने गलती हो गई, आपका प्रोग्राम वैसे काम नहीं कर रहा है जैसे उसे करना चाहिए था, जैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उसे करना चाहिए, तो आप प्रिंट स्टेटमेंट लगा सकते हैं। आप थोड़े थोड़े इंटरवल में, मान लीजिए इतना कोड सही चल रहा है तो यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा दिया, मान लीजिए इतना कोड सही चल रहा है तो यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा दिया, मान लीजिए ये कोड में दोबारा गलती हो जा रही है तो इसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट लगा दिया। और हम कई सारे वेरिएबल्स अगर उन प्रिंट स्टेटमेंट में लिखते रहेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आखिरकार गलती हो किस में रही है, इसमें हो रही है या इसमें हो रही है या इसमें हो रही है, कहाँ गलती हो रही है ये हम देख सकते हैं। उसके बाद हम एक दूसरा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम पूरी प्रॉब्लम को कई सारे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें, हर एक पार्ट को चेक करें। जब सारे पार्ट्स करेक्टली काम करेंगे तो हमारा कोड करेक्टली काम करेगा। तो इसी को यूनिट टेस्टिंग कहते हैं। ये जो स्मॉलर पार्ट्स में किसी बड़ी प्रॉब्लम को डिवाइड करना और उसके बाद इंडिविजुअली चेक करना, उसे ही यूनिट टेस्टिंग कहते हैं। तो यूनिट टेस्ट यूज़ करने चाहिए। ये हमारे लॉजिकल एरर्स और कई सारे एरर्स और जो होते हैं उनको डीबग करने में बहुत आसानी करते हैं। आगे क्या है? ऑफ बाय वन एरर। ऑफ बाय वन एरर बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, वो बड़े बड़े प्रोग्रामर्स भी कर देते हैं। जैसे कि ऑफ बाय वन एरर कब होते हैं? आपने लूप लगाया या आपने एरे के इंडेक्स में काम करा,
तो आपको करना था 0 से 5, लेकिन आपने अपना कोड इस तरीके से लिख दिया कि वो सिर्फ 0 से 4 चल रहा है या वो 0 से 6 चल जा रहा है। तो वो एक दिक्कत है, इसी को ऑफ बाय वन एरर कहते हैं। तो जब भी आप लूप लगाएं, जब भी आप इंडेसेस में काम करें, तो ऑफ बाय वन एरर को बहुत ज़्यादा ध्यान में रख के करें। ये छोटे मोटे एरर्स हैं, इसीलिए हम बहुत तेज़ चल रहे हैं। फेलियर टू हैंडल एरर्स ग्रेसफुली, नॉट हैंडलिंग एरर्स प्रॉपरली कैन लीड टू प्रोग्राम क्रैशेस एंड अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। इसी चीज़ को आराम से आप एक्सेप्शंस यूज़ करके ट्राई कैच ब्लॉक्स यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ट्राई कैच ब्लॉक्स यूज़ करते हैं। जैसे पाइथन में ट्राई और एक्सेप्ट कोड ब्लॉक्स होते हैं। आप ट्राई के अंदर वो चीज़ लिखेंगे जो आपको लगता है कि इसके अंदर कोई गलती हो सकती है। अगर उसमें कोई गलती होती है तो एक्सेप्ट चल जाएगा। एक्सेप्ट में भी आप कई सारे एक्सेप्शंस यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डिवीजन बाय ज़ीरो, और भी कई सारे जो एक्सेप्शंस होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से आपके समझ आ गया होगा यहाँ तक। ये थी रूकी मिस्टेक्स। ये कई सारे प्रोग्रामर्स अभी भी करते हैं, लेकिन ये टाइम के साथ बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। अब मान लीजिए आपने एक सिग्निफिकेंट लेवल तक प्रोग्रामिंग कर ली है और आपकी रूकी मिस्टेक्स होनी बंद हो गई है। अब हम चलते हैं इंटरमीडिएट मिस्टेक्स पे। इंटरमीडिएट मिस्टेक्स में ऐसी मिस्टेक्स आती हैं जो मेनली प्रोग्राम को इफेक्ट नहीं करेंगी, लेकिन वो आपके कोडिंग को स्लो कर देंगी या आपके कोडिंग को उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होने देंगी जितना वो हो सकती है। तो देखते हैं, सबसे पहली मिस्टेक है नॉट फॉलोइंग कोडिंग कन्वेंशन। तो देखिए क्या लिखा है, इनकंसिस्टेंट नेमिंग कन्वेंशन, पुअर कोड फॉर्मेटिंग एंड मेसी कोड कैन मेक मेंटेनेंस डिफिकल्ट। अब आपको सिर्फ और सिर्फ वो कोड बनाना नहीं है, आपको इन फ्यूचर वो कोड मेंटेन करना है। आपको हो सकता है वो कोड कभी चेंज करना हो, डिलीट करना हो, कई सारी चीज़ें करनी हो। तो अगर आप 5 साल बाद दोबारा अपने कोड को देखें तो आप ही को समझ ना आए कि वो क्या लिखा है। तो मेंटेनेंस ऐसे टाइम पे बहुत दिक्कत करती है। इसीलिए हमें जो है नेमिंग कन्वेंशंस कई सारे होते हैं, वो आप नेमिंग कन्वेंशंस यूज़ करें। आप कोड फॉर्मेटिंग यूज़ करें ताकि आपका कोड सुंदर रहे, सही से दिखे। तो ये सारे आपके सॉल्यूशन है। कंसिस्टेंट नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करें वेरिएबल, फंक्शन और क्लासेस के लिए। आप कोड फॉर्मेटिंग यूज़ करें और क्लीन कोड बनाएं, वेल ऑर्गेनाइज बनाएं। हो सके तो आप क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की ओर जा सकते हैं ताकि आप रीयूजेबिलिटी को यूज़ करें। आगे देखते हैं कोड डुप्लीकेशन। तो कोड डुप्लीकेशन वही चीज़ आ गई जो मैं अभी कह रहा था कि कोड रीयूजेबिलिटी होनी चाहिए। हमारे पास एक DRY रूल होता है, अगर आप सर्च करेंगे तो DRY रूल मतलब होता है डोंट रिपीट योर सेल्फ। तो आपने अगर एक कोड कभी लिख दिया है तो कोशिश करिए कि उसी कोड की मदद से आप इन फ्यूचर अपने दूसरे काम निकलवा लें। अगर सेम चीज़ के लिए है तो डोंट रिपीट योर सेल्फ। अब मान लीजिए मैंने एक वेबसाइट बनानी है। अब उस वेबसाइट के लिए मैंने नेविगेशन बार बना लिया है, नेव बार जो यहाँ पे ऊपर से होता है जिसमें कई सारे लिंक्स होते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं एक दूसरी वेबसाइट बनाऊँ जिसमें नेविगेशन बार उसी टाइप का दिखे। तो क्या मैं उस पूरे कोड को कॉपी करके पेस्ट करूँगा? नहीं, मैं कॉमनली एक रिएक्ट जेएस हमारे पास लैंग्वेज होती है उसका यूज़ करूँगा, और उस रिएक्ट में जो मैंने नैव बार के लिए फंक्शंस लिखे होंगे सिर्फ उन्हीं को कॉपी पेस्ट करके ले आऊँगा। तो वो चीज़ मेरे कोड रियूजेबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। यहाँ पे लिखा भी है DRY, इनफैक्ट मुझे याद नहीं था कि मैंने लिखा है। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। रिपीटिंग द सेम कोड इन मल्टीपल प्लेसेस कैन लीड टू मेंटेनेंस चैलेंजेस एंड बग्स व्हेन यू नीड टू मेक चेंजेस। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, फंक्शंस, क्लासेस और मॉड्यूल्स आपको यूज़ करने चाहिए और डोंट रिपीट योर सेल्फ प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि रीयूजेबिलिटी को आप मोर एंड मोर यूज़ कर पाएँ। आगे क्या है, इनएफिशिएंट एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं आपके किसी भी कोड में। मान लीजिए आप ट्रेडिंग के लिए कोई कोड बना रहे हैं, बहुत जनरल आजकल चल रही है ये चीज़ें। आप ट्रेडिंग के लिए कोई कोड बना रहे हैं, कोई प्राइसेस अप गए, आपने वो कोड चलाना शुरू करा। अब वो प्राइसेस जब तक नीचे आ गए तब तक आपका कोड रन ही नहीं करा है पूरा। अब वो कोड जब रन करा तब वो कोड आपको संकेत दे रहा है कि आप अब खरीद लीजिए, अब बाय, अब सेल कर दीजिए, वो कुछ गलत संकेत दे रहा है। तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। तो टाइम एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है किसी भी प्रोग्राम को लिखने का। इसीलिए हम क्या करते हैं, एफिशिएंट एल्गोरिदम्स बार बार डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, एनालाइज द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर एल्गोरिदम्स एंड सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल वंस फॉर योर प्रोग्राम। आपकी दिक्कत के लिए स्पेसिफिकली कौन सा एल्गोरिदम यूज होगा वो आपको सीखना पड़ेगा। आगे क्या है, कंसिडर ऑप्टिमाइजिंग क्रिटिकल पार्ट्स ऑफ योर कोड फॉर परफॉर्मेंस। आगे देखते हैं, लैक ऑफ कमेंट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये तो बहुत छोटी सी मिस्टेक है जो कई लोग करते हैं। इनफैक्ट आज भी मैं कई सारे प्रो
कोडर्स को भी देखता हूँ, वो भी कमेंट्स और डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से नहीं बनाते हैं। वो अपने प्रोग्राम्स में रीडमी फाइल्स नहीं डालते हैं, वो कमेंट्स नहीं डालते हैं। कल के दिन आप दोबारा आओगे, आपको दिखेगा ही नहीं कि आपने क्या सोच के वो फंक्शन बनाया था। इसीलिए आपको कमेंट सही से लिखने चाहिए और डॉक्यूमेंटेशन बनाते रहना चाहिए, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। आगे क्या है, नॉट टेस्टिंग थॉरोली। फाइनली आपने एक प्रोग्राम बना लिया है, अब वो प्रोग्राम में आपने टेस्ट नहीं किया कि वो पूरे के पूरे कितने टेस्ट केसेस यूज़ कर सकता है, और आपने उसे लॉन्च कर दिया। कल के दिन किसी एक यूज़र को कोई दिक्कत आई जो कि आपने एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी। वो दिक्कत आई क्यों? क्योंकि आपने थॉरोली टेस्टिंग नहीं करी थी। इसीलिए थॉरोली टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। सॉल्यूशन क्या दिया है हमें? क्रिएट टेस्ट केसेस टू कवर वेरियस इनपुट सिनेरियोज इंक्लूडिंग एज केसेस, कि वो मिनिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, एवरेज कितना हो सकता है, कब कोई दिक्कत एनोमली आ सकती है। तो वो सारे आपको ग्राफ थ्योरी से आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। वो सारे थोड़े एडवांस टॉपिक्स हैं, आप चाहे तो यूनिट टेस्टिंग वगैरह चेक कर सकते हैं। आगे क्या है, implement automated testing such as unit test and integration testing to ensure code reliability। अब यही मैं अभी बात कर रहा था कि यूनिट टेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं कि आपने अगर किसी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया है, तो आप हर एक छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को इंडिविजुअली चेक करें। जब वो सही से टेस्ट पास कर जाए, उसके बाद आप इंटीग्रेशन टेस्टिंग करें, ताकि आपको समझ आए कि वो सारे जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं। इस तरीके से आप ऑटोमेटेड टेस्टिंग यूज़ कर सकते हैं कि आपने कोई कोड डाला, वो ऑटोमेटिकली टेस्ट हो गया, सारे एज केसेस कवर हो गए। इस तरीके से आप टेस्टिंग कर सकते हैं। आगे क्या है, इग्नोरिंग सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस। सिक्योरिटी जो है एक बहुत बड़ा कंसर्न है आज की दुनिया में। तो अगर आपने सिक्योरिटी को मद्देनज़र नहीं रखते हुए अपनी वेबसाइट बनाई है, अपना एप्लीकेशंस बनाया है, तो कई सारी दिक्कत आपके यूज़र्स को झेलनी पड़ सकती हैं। कल के दिन आपके ऊपर कोई दिक्कत हो सकती है। तो वो सारी चीज़ें हम नहीं होने देना चाहेंगे, इसीलिए सिक्योरिटी को हम बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। आगे क्या है, इसमें सॉल्यूशन क्या लिखा है, फॉलो सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस स्पेसिफिक टू योर एप्लीकेशन एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्टे अपडेटेड ऑन सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड रेगुलरली ऑडिट योर कोड फॉर वल्नरेबिलिटीज़। आपको बार बार चेक करते रहना पड़ेगा कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है जो हो सकता है कोई उसे उसका फ़ायदा उठा सके और आपके यूज़र्स को परेशान कर सके। तो यहाँ तक हमारी इंटरमीडिएट मिस्टेक्स थी। ये वो मिस्टेक्स थी जो आपके कोडिंग लॉजिक में कोई गलती नहीं है, लेकिन आप अपने प्रोग्राम को कैसे और ज़्यादा एफिशिएंट कर सकते हैं, अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को कैसे अप कर सकते हैं, उसके बारे में था। फाइनली वो मिस्टेक्स हैं जो मैंने अपनी लाइफ में करी, या फिर मैं अभी कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई ना करे। तो ये है एसेंशियल टॉपिक्स जो हर प्रोग्रामर को आने चाहिए जल्दी, मतलब जल्दी सीख लेने चाहिए। मैंने बहुत टाइम लगा दिया इन चीज़ों को सीखने में। सबसे पहला है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स। अभी हम एल्गोरिदम्स की बात कर रहे थे, अभी ये आ गया। तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स आपको एक मिनिमम बेयर लेवल पे आना चाहिए, कि आपको एरेज कैसे मैनिपुलेट करने आना चाहिए, लिंक्ड लिस्ट क्या होती है, स्टैक्स कैसे यूज़ होते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, क्यूज़, ट्रीज़, इनके बारे में आपको आना चाहिए। और कई सारे एल्गोरिदम्स जैसे सॉर्टिंग, सर्चिंग और ग्राफ एल्गोरिदम्स आपको आने चाहिए। ये मैंडेटरी है। अगर आपको किसी भी कंपनी में जॉब चाहिए, आपको भले ही कोई रिसर्च लाइन में जाना है, लेकिन आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो ये एफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको अगर सीखने हैं तो आपको यूट्यूब पर कई सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। आपको कोड विद हैरी के कोर्सेज मिल जाएंगे, आपको कई सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। मैं कोड विद हैरी ही आपको रिकमेंड करूँगा, आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। और अगर मुझे टाइम हुआ तो इन फ्यूचर, शायद जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो, मैंने खुद इसकी कोई प्लेलिस्ट निकाल दी हो। देखते हैं आगे क्या लिखा है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स। आपको पता होना चाहिए कि वर्जन कंट्रोल क्या होता है, गिट क्या होता है, गिटहब क्या होता है। शायद आपने नाम सुने होंगे अगर आप कोडिंग करते हैं तो, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो इस सीरीज़ में मैं आपको गिटहब और वर्जन कंट्रोल के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। तो आप बने रहिए मेरे साथ। इस धमाकेदार सीरीज़ में हम कई सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। आगे क्या है, डीबगिंग टेक्निक्स। अभी हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि डीबगिंग कैसे करी जाती है, वो सारी टेक्निक्स, इनके बारे में भी हम अपनी इस सीरीज़ में बात करेंगे। इफेक्टिव डीबगिंग इज़ अ वाइटल स्किल। नोइंग हाउ टू यूज़ डीबगिंग टूल्स, सेट ब्रेक पॉइंट एंड एनालाइज एरर मैसेजेस कैन सेव यू काउंटलेस आवर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन व्हेन ट्रबल शूटिंग कोड इश्यूज। तो आपको डीबगिंग टेक्निक्स आनी चाहिए, आपको कैसे अपने कोड में जो एरर आ रहा है, कहाँ आ रहा है, वो सब चेक करना आना चाहिए।
तो वो सब हम इस सीरीज़ में देखेंगे। आगे क्या है, बेसिक कमांड लाइन यूजेज, ये भी मैं आपको इस सीरीज़ में सिखाने वाला हूँ। आप भले ही विंडोज़ में हो, आप भले ही लिनक्स में हो, आप भले ही मैक में हो, आपको कमांड लाइन यूजेज आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बार आपका हाथ कीबोर्ड पे सेट हो गया, अगर आपकी टाइपिंग तेज़ है तो आप कमांड लाइन की मदद से वो सारी चीज़ें बहुत फास्ट कर सकते हैं जितना कोई जनरल यूज़र माउस और कीबोर्ड की मदद से बहुत धीरे धीरे ढूंढ के करेगा। तो ये इसीलिए आपको कमांड लाइन यूजेज आनी चाहिए, और एक अच्छे प्रोग्रामर को ये सारी चीज़ें जल्दी आ जाती हैं, जल्दी सीख जाते हैं लोग। तो मैं आपको इस सीरीज़ में कमांड लाइन भी सिखाने वाला हूँ। देखते हैं आगे क्या है। कोडिंग स्टाइल एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, इसके बारे में भी हम बात कर रहे थे, और हम इस सीरीज़ में इसके बारे में बात करेंगे भी। तो कोडिंग स्टाइल में आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, आप कैसे कोड को रीडेबल बना सकते हैं, आप कैसे लूप्स को, आप कैसे फंक्शंस को, आप कैसे अपनी क्लासेस को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। देखते हैं आगे, कन्वेंशन, इंडेंटेशन, कमेंटिंग एंड कोड ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें हम इस सीरीज़ में देखने वाले हैं। तो अभी तक डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके अलावा जो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये सब हम इस सीरीज़ में देखने वाले हैं। टेस्टिंग एंड टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, ये भी हम नहीं देखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि टेस्टिंग भी एक बहुत बड़ा कोर्स है, आपको अगर नहीं पता हो तो ये कई सारे कॉलेजेस में एक पूरे सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाता है, टेस्टिंग एंड टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। ऐसी डेटा स्ट्रक्चर भी खुद में एक सब्जेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें हम इतनी बड़ी हैं कि अभी नहीं सीखेंगे। आगे देखते हैं, टेस्टिंग एंड टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट में वही सारी चीज़ें हैं कि आपको टेस्टिंग कैसे करनी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से पहले क्या क्या टेस्टिंग की जाती है, कितना आपको टेस्टिंग करनी चाहिए, कैसे आप कर सकते हैं एफिशिएंट टेस्टिंग, वो सारी चीज़ें। अगर इतना ज़्यादा नेसेसरी ना हो तो आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल से आनी चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे डाली है। अगला क्या है, बेसिक डेटा मैनिपुलेशन एंड एसक्यूएल। इस सीरीज़ में हम ये भी सीखने वाले हैं। हम बेसिक डेटा मैनिपुलेशन सीखेंगे, हम एसक्यूएल सीखेंगे। एसक्यूएल क्या होता है? एसक्यूएल हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए एक लैंग्वेज लिखी गई है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो वो हम सीखेंगे कि उसको हम यूज़ करके डेटाबेस कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, डेटाबेस क्या होते हैं, कैसे मेंटेन करने होते हैं, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। मेरे ख्याल से ये भी आपको आने चाहिए अगर आप एक अच्छा प्रोग्रामर बनना चाहते हैं। सिक्योरिटी अवेयरनेस, हमने ऊपर बात करी है सिक्योरिटी अवेयरनेस के बारे में। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ओपन सोर्स एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। ओपन सोर्स एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपको कई सारे लोगों से कई सारी चीज़ें सीखने को मिलता है, आपको कम्युनिटी के बीच काम करने को सीखने मिलता है। तो ओपन सोर्स में आपको काम करना चाहिए, और ओपन सोर्स के लिए नेसेसरी है आपको वर्जन कंट्रोल सिस्टम आना। इसीलिए मैं आपको वर्जन कंट्रोल सिस्टम बताऊंगा, और उसके बाद एक ओवरव्यू दे दूंगा कि ओपन सोर्स में आप कैसे काम कर सकते हैं, आपको क्या क्या प्रोजेक्ट्स पे ध्यान देना चाहिए, आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, कैसे सीखनी चाहिए। उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे कितने हद तक आप उसे फॉलो करें। तो आगे क्या लिखा है, लर्निंग दीज टॉपिक्स अर्ली इन योर प्रोग्रामिंग जर्नी कैन प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड मेक योर पाथ एज अ प्रोग्रामर स्मूदर एंड मोर रिवॉर्डिंग। रिमेंबर दैट मेकिंग मिस्टेक्स इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, द की इज टू लर्न फ्रॉम देम। यही चीज़ मैं कह रहा था कि मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन उनसे ना सीखना सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। एंड कंटिन्यूसली इंप्रूविंग योर कोडिंग स्किल्स बाय अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग दीज कॉमन मिस्टेक्स यू कैन बिकम अ मोर प्रो एफिशिएंट एंड रिलायबल प्रोग्रामर। तो इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो को एंड करते हैं। अगर इस वीडियो में आपको ऐसा लगा हो कि कोई चीज़ जल्दी निकल गई, कोई चीज़ मैंने अच्छे से समझाई नहीं है, हो सकता है ना समझाई हो, क्योंकि मुझे जितना लगा, हो सकता है आप एक न्यू कमर हों या आपको लग रहा हो कि मैंने बहुत तेज़ समझा दी। तो मैं इन्हीं चीज़ों को दोबारा समझाने वाला हूँ, इसीलिए मैंने इन चीज़ों को बहुत फास्ट समझाया। क्यों? क्योंकि इनके लिए इंडिविजुअली पूरे पूरे ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं इसी चैनल पे, आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। आगे देखते हैं। थैंक यू, एक्साइटेड फॉर मोर, सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कई सारी धमाकेदार वीडियोस मैं आपके लिए इस चैनल में लाते रहता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, आपको कई सारे धमाकेदार अपडेट्स वहाँ पे मिलते रहेंगे। अगर मुझे कांटेक्ट करना है तो आप यहाँ पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस फाइल का लिंक, इस मेरी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चिंता मत कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ऑन इनोवेटिंग। बाय बाय। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का से, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।